हेलो क्लास 7 चैप्टर 6 टाउन्स ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन। उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ट्रेडर्स बिगिन स्मॉल, ये टॉपिक को हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर बेसिकली हम जनरल ट्रेडर्स, जैसे आपने हेडिंग को पढ़ के देखा, ट्रेडर्स के बारे में बात करेंगे। जो बड़े ट्रेडर्स हैं, छोटे ट्रेडर्स हैं, ट्रेडिंग होती कैसे थी, कहाँ से होती थी, कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट थे, कौन से ऐसे ट्रेडर्स के ग्रुप्स थे या जो गिल्ड्स थे जो उन्होंने बनाए वो इंपॉर्टेंट बनने लगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। There were many kinds of traders. These included the Banjaras. अब बंजाराज क्या है, अगर आपको पता है, वी विल ऑल्सो स्टडी अबाउट दिस इन चैप्टर 7। लेकिन बंजाराज क्या होते हैं, जो कि एक जगह से दूसरी जगह तक मतलब ट्रैवल करते रहते हैं। उनका कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है, कोई परमानेंट जगह नहीं है जहाँ पे वो रुकते हैं। उनको बंजाराज बोलते हैं। एक जगह से मतलब वो हमेशा ट्रैवल ही कर रहे होते हैं, उनको बंजाराज बोलते हैं। तो ये क्या करते थे, ट्रेडिंग का भी काम करना शुरू कर दिया इन्होंने। सेवरल ट्रेडर्स, स्पेशली हॉर्स ट्रेडर्स, फॉर्म्ड एसोसिएशंस विद हेडमैन हु नेगोशिएटेड ऑन देयर बिहाफ विद वॉरियर्स हु बॉट हॉर्सेस। अब इसका क्या मतलब है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, कि अगर मान लो कुछ ट्रेडर्स हैं जो कि इतने वेल एस्टैब्लिश नहीं है, या फिर छोटे ट्रेडर्स हैं, अब वो क्या करते थे, आपस में एसोसिएशन बना लेते थे, यानी कि आपस में ग्रुप्स बना लेते थे और किसी एक को हेड बनाकर बोलते थे कि अब अगर किसी को भी कुछ, सपोजिटली इसका जो एग्जांपल है हॉर्स ट्रेडर्स का दिया हुआ है, तो अगर सपोज किसी ने कोई हॉर्स खरीदना है, हॉर्सेज खरीदने हैं, तो आप जाके उनसे बात करना, आप नेगोशिएट करना कि कितने पैसे में कितने हॉर्सेज आएंगे, क्या आएगा, वो आप नेगोशिएट करना। तो उनको हम बोलते थे, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ट्रेडर है जिसके पास 5 हॉर्सेज हैं, कोई ट्रेडर है जिसके पास 10 हॉर्सेज हैं, कोई है जिसके पास 15 है, तो इतने थोड़े हॉर्सेज तो कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि यूजुअली हॉर्सेज कहाँ लगेंगे उस टाइम पे, मे बी मिलिट्री में, मे बी आर्मी के अंदर राजा को खरीदने होंगे। तो ये क्या करते थे, अपने ग्रुप्स बना लेते थे। ग्रुप बना के क्या है, हॉर्सेस का नंबर ज़्यादा हो गया, जब ज़्यादा हॉर्सेस का नंबर हो गया तो उस टाइम में मे बी बल्क में ऑर्डर आए। अगर तो थोड़े छोटे मोटे हॉर्सेस चाहिए, यानी कि 2 हॉर्सेस, 3 हॉर्सेस, 10 हॉर्सेस, तो वो तो ठीक है, नॉर्मली दे देंगे। लेकिन अगर बल्क में ऑर्डर आएगा तो सबको फ़ायदा होगा। ऐसे जो जिसके पास सिर्फ 10 हॉर्सेस हैं, उनके पास कभी कोई आएगा ही नहीं कि मेरे को पूरे 10 दे दो, उसको वेट करना पड़ेगा कि कहीं कोई एक लेके जाए फिर दूसरा लेकर जाए। लेकिन जब बल्क में ऑर्डर आएंगे और अगर उसने एसोसिएशन बनाई हुई है बाकी हॉर्स ट्रेडर्स के साथ, तो उसके भी सारे हॉर्सेस जो हैं बिक जाएंगे। तो इसीलिए क्या करते थे ट्रेडर्स, सिर्फ हॉर्स वाले नहीं, कोई भी अगर जिनके पास ज़्यादा सामान नहीं है, वो क्या करते थे, एसोसिएशन ग्रुप्स बना लेते थे और फिर एक को हेड बोलकर बोलते थे कि अब जो भी डीलिंग वगैरह करनी है आप करना, नेगोशिएट कर लेना। मतलब ऐसे थोड़ी ना, अगर 100 ट्रेडर्स हैं जिन्होंने अपनी ग्रुप बनाया हुआ है कि 100 के 100 जाएंगे वहाँ पे बात करने, उनमें से 1-2 जाएंगे जो कि बात करेंगे, नेगोशिएट करेंगे, जनरल जो भी उनको फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी है वो करेंगे। तो ये वो लिखा हुआ है। सिंस ट्रेडर्स हैड टू पास थ्रू मेनी किंगडम्स इन फॉरेस्ट, दे यूजुअली ट्रैवल्ड इन कारवा एंड फॉर्म्ड गिल्ड्स टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। अब ये क्या चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहली बात तो, अब ट्रेडिंग हमने पढ़ा क्या होती है, एक जगह से सामान लिया दूसरी जगह जाकर बेचा, इसको हम ट्रेडिंग कहते थे। कि उस टाइम पे ट्रेडर्स ये काम करते थे, एक जगह जहाँ पे अबंडेंस में सामान है वहाँ से सस्ते में खरीदा, एक जगह जाके जहाँ पे उस सामान की कमी है या फिर जहाँ पे डिमांड ज़्यादा है वहाँ जाकर उनको बेच दिया और थोड़े ज़्यादा पैसे में बेच दिया, प्रॉफिट भी ले लिया। लेकिन उस टाइम पे क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में क्या था, एक तो आपको हॉर्सेस पे जाना पड़ता था, आपके जो कारवा होते थे जहाँ पे हॉर्स आगे होते हैं या बुल्स लगे होते हैं उन पे जाते थे लोग, ज़्यादातर हॉर्सेस होते थे। लेकिन बीच में क्या है, अगर आप किंगडम टू किंगडम जब जाओगे तो बीच में फॉरेस्ट एरिया आते थे, और जो रोड्स वगैरह हैं वो भी कोई वेल फन रोड जो है, कंस्ट्रक्टेड रोड्स नहीं होती थी, फॉरेस्ट एरिया होता था। तो वहाँ पे क्या, उस टाइम पे हमें पता है चोर वगैरह बहुत होते थे, जो डाकू वगैरह होते थे, चोर, ये सब चीज़ें होती थी। तो ये क्या करते थे, बीच में से लूट लेते थे। अगर कोई है ट्रेडर जो कि मान लो गोल्ड की ट्रेडिंग कर रहा है, गोल्ड लेके जा रहा है या कोई मेटल लेके जा रहा है या फिर कोई प्रेशियस स्टोन्स लेके जा रहा है, तो बीच में चोर वगैरह होते थे जो उनको लूट लेते थे। और बहुत बार ऐसे होता था कि उनका ना सामान सारा लूटा जाता था। तो अगर तो मान लो एक ट्रेडर जा रहा है, 1 या 2 ट्रेडर्स इकट्ठे जा रहे हैं, तो अगर चोर मान लो 10 हैं इकट्ठे जिन्होंने आपस में गैंग बना रखी है, तो उनको लूटना ईजी है। ये देखकर कि मान लो 50 ट्रेडर्स इकट्ठे जा रहे हैं, तो ट्रेडर्स क्या करते थे, ग्रुप्स में ट्रैवल करने लग गए। कारवा में तो जाते थे, वो तो इजी था जाना, सामान कैरी करना, ऑब्वियसली सारा अपने हाथ से उठाकर तो जाएंगे नहीं। लेकिन गिल्ड बनाते थे। गिल्ड का क्या मतलब होता है, एक ऐसी एसोसिएशन, ग्रुप ही एक तरह से, गिल्ड का मतलब ग्रुप ही होता है, एसोसिएशन जहाँ पे लोगों का जो इंटरेस्ट है सेम इंटरेस्ट है, यानी कि
अगर मान लो हम बोलें टीचर्स का एक गिल्ड है, यानी टीचर्स का एक ग्रुप है, एक डॉक्टर्स का गिल्ड है, एक जर्नलिस्ट का गिल्ड है, ऐसे जो सेम प्रोफेशन में लोग होते हैं, वो लोग जिनका सेम इंटरेस्ट है, वो ग्रुप्स बना लेते हैं, उनको हम गिल्ड बोलते हैं। तो वो क्या करते थे, ग्रुप्स बना के जाते थे। इससे दो फायदे होते थे, एक तो क्या है, मान लो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर किसी की कम हो गई, अगर मान लो एक बंदा था जिसके पास बहुत सारा सामान था, ऐसे उसको 5 कारवांस लेने पड़ते, अब वो जब इकट्ठा जा रहा है ग्रुप में, तो मान लो उसने दूसरे कारवां में थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करा लिया, तो उसके पैसे बच गए। ठीक है, ऐसे वो अपना इंटरेस्ट, जो उनके इंटरेस्ट थे, ठीक है, अब इतने सारे लोग इकट्ठे जा रहे हैं तो चोरी होने का डर कम होता है कि इतने सारे लोगों से कैसे चोरी करेंगे, लड़ लेंगे आपस में। तो ये सब चीज़ें होती थी, इस पे उनका हेल्प हो जाता था जब वो गिल्ड बना के ग्रुप बना कर जाते थे। There were several such guilds in South India. अब इनके जो नाम आएंगे वो हमें लर्न करने हैं। साउथ इंडिया में ऐसे गिल्ड, ऐसे ग्रुप थे फ्रॉम द 8th century onwards, the most famous being the Manigramam and the Nanadesi. ये जो है इनका नाम आपको याद करना है, ये कौन से हैं, ये गिल्ड हैं, ट्रेडर गिल्ड, कहाँ पे, साउथ इंडिया के अंदर, मनीग्रामम एंड नानादेसी। These guilds traded extensively both within the peninsula and within Southeast Asia and China. तो ये भी आपको याद रखना है कि ये कहाँ पे ट्रेड करते थे, इनका ट्रेड कहाँ ज़्यादा होता था, तो पेनिनसुला एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना के अंदर ये ट्रेड करते थे। There were other communities like the Chetiyas and the Marwadi Oswal who went on to become the principal trading groups of the country. अब principal trading groups बन गए कंट्री के, कौन से, चेटियार्स एंड द मारवाड़ी ओसवाल्स। तो ये भी क्या है, कम्युनिटीज इन्होंने बनाई, गिल्ड्स बनाए, ग्रुप बनाए, और ये प्रिंसिपल ट्रेडिंग कंपनी यानी कि ट्रेडिंग ग्रुप्स यानी कि इंपॉर्टेंट ग्रुप्स बन गए। गुजराती ट्रेडर्स इंक्लूडिंग द कम्युनिटीज ऑफ हिंदू बनियास एंड मुस्लिम बोराज ट्रेडेड एक्सटेंसिवली विद द पोर्ट्स ऑफ रेड सी, पर्शियन गल्फ, ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। तो अब ये क्या है, रेड सी, पर्शियन गल्फ, साउथ ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना, इनके साथ कौन से ट्रेडर्स थे, जो जिनकी कम्युनिटीज़ जो है ट्रेड करती थी, तो वो कौन से, हिंदू बनियाज एंड मुस्लिम बोराज। और ये कहाँ है, एक्चुअली ये गुजराती ट्रेडर्स हैं। They sold textile spices in these ports and in exchange brought gold and ivory from Africa, spices, tin, Chinese blue pottery and silver from Southeast Asia and China. ये सारा लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन्होंने क्या किया, पोर्ट्स क्या होते थे उस टाइम पे, एयरपोर्ट्स तो थे नहीं हमारे पास, तो सी पोर्ट्स होते थे जहाँ पे शिप्स वगैरह आएंगी। तो उन्होंने क्या किया, ट्रेडिंग जो करनी शुरू की रेड सी से। आप अगर आपने देखा पोर्ट्स ऑफ रेड सीज का क्या मतलब है, सी पोर्ट्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे इन्होंने ट्रेडिंग शुरू की। ये क्या करते थे, टेक्सटाइल के क्लॉथ, मतलब सिर्फ क्लॉथ नहीं लेकिन क्लॉथ रिलेटेड मटेरियल, टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस ये एक्सपोर्ट करते थे। और इम्पोर्ट क्या लेके आते थे, ये गोल्ड, आइवरी, स्पाइसेस और ये सब कुछ, चाइनीज ब्लू पॉटरी, टिन, सिल्वर, ये सब कुछ ये इम्पोर्ट करते थे, यानी कि उन लोगों से भी खरीदते थे। तो ये यहाँ पे पढ़ा, द टाउन्स ऑफ द वेस्ट कोस्ट वर होम टू अरब, पर्शियन, चाइनीज, जूइश एंड साइरियन क्रिश्चियन ट्रेडर्स। Indian spices and cloths sold in the Red Sea ports were purchased by Italian traders and eventually reached European markets. अब अगर आपको ये चीज़ नहीं पता, fetching very high profits, तो इंडियन क्लॉथ की जो वैल्यू है पुराने टाइम में बहुत हाई थी। क्यों? क्योंकि इंडियन क्लॉथ का जो क्वालिटी थी वो बहुत हाई थी। अगर आपको नहीं पता, यूरोपियन मार्केट्स या फिर पूरे वर्ल्ड में, यूरोपियन मार्केट्स तो सिर्फ यूरोप की बात होगी, पूरे वर्ल्ड में इंडियन क्लॉथ, इंडियन टेक्सटाइल की वैल्यू बहुत हाई थी। सब लोगों को इंडियन टेक्सटाइल्स चाहिए होते थे, सो मच सो कि कुछ लोग जो कि वहाँ के लोकल थे वो अपना सामान बनाकर वहाँ पे मेड इन इंडिया ऐसे करके लिख देते थे ताकि उनके कपड़े बिक जाएं, क्योंकि जब भी वहाँ पे लिखा होता था कि ये इंडिया से आया या इंडियन टेक्सटाइल है तो लोग खरीदते थे। क्यों? क्योंकि इंडियन टेक्सटाइल्स, इंडियन क्लॉथ्स जो है उसका जो क्वालिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी, बहुत अच्छी क्वालिटी का इंडियन क्लॉथ बनता था, तो बहुत हाई डिमांड थी सारे वर्ल्ड में इंडियन टेक्सटाइल्स की। तो उन्होंने क्या किया, इंडियन क्लॉथ, और आपको पता है इंडिया में स्पाइसेस जो है उसके लिए इंडिया फेमस है, तो हमारे पास यहाँ से स्पाइसेस और क्लॉथ लेकर वो जाते थे और वो बेचते थे। कौन खरीदता था? इटालियन ट्रेडर्स। बेचते कहाँ थे? यूरोप की मार्केट्स में, जहाँ पे उनको बहुत ही हाई प्रॉफिट रिसीव होता था।
Spices grown in tropical climates, which is pepper, cinnamon, nutmeg, dried ginger, etc., became an important part of the European cooking, and cotton cloth was very attractive. इंडियन का जो कॉटन वीविंग होती थी, ये जैसे आपको मैं बताया कि इंडियन टेक्सटाइल्स की बहुत हाई वैल्यू होती थी, बहुत हाई वैल्यू, और इन कॉटन क्लॉथ ये जो है वहाँ पे बहुत उसकी डिमांड है. दिस इवेंचुअली ड्रू यूरोपियन ट्रेडर्स टू इंडिया. अब इसकी वजह से जो है यूरोप के ट्रेडर्स इंडिया में आना शुरू हुए, कि इसकी वजह से स्पाइसेस एंड कॉटन क्लॉथ, स्पाइसेस और जो इंडियन टेक्सटाइल्स है उसकी वजह से यूरोपियन ट्रेडर्स ने इंडिया में आना शुरू किया. वी विल शॉर्टली रीड अबाउट हाउ दिस चेंज द फेस ऑफ ट्रेडिंग इन टाउन्स जब आप पढ़ोगे आगे. काबुल. With its rugged mountainous landscape, Kabul, which is in Afghanistan, important याद रखना, became politically and commercially important from the 16th century onwards. Kabul and Kandahar were linked to the celebrated Silk Route. अगर आपको नहीं पता सिल्क रूट क्या है, ऐसा रूट है जो चाइना से लेकर इंडिया क्रॉस करके ये पूरा रूट था जहाँ पे एक्सटेंसिवली सिल्क की ट्रेडिंग होती थी, यानी कि सिल्क वहाँ सबसे ज़्यादा मिलता था, तो उसने उस रूट का नाम ही क्या पड़ गया, सिल्क रूट पड़ गया. Besides, trade in horses was primarily carried on through this route. तो सिल्क के साथ साथ ऐसा नहीं था कि सिर्फ सिल्क ही बेचा जाता है. अब क्योंकि लोगों को पता लगने लग गया कि सिल्क रूट है जहाँ यहाँ पे काफ़ी लोग आएंगे, काफ़ी ट्रेडर्स आएंगे सामान खरीदने, तो बाकी चीज़ें भी बेचनी शुरू कर दी. फॉर एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा क्या बिकता था साथ में, हॉर्सेज. इन द 17th सेंचुरी जॉन बैप्टिस्ट ट्रैवर्नियर, ये कौन है, ये एक्चुअली एक ट्रेडर है लेकिन फ्रेंच ट्रेडर है. अ डायमंड मर्चेंट estimated that the horse trade at Kabul amounted to rupees 30,000 annually, which was a huge sum in those days. अभी के टाइम पे नहीं, उस टाइम पे पुराने टाइम में 30,000 रुपीज़ जो थे वो बहुत हाई था. ये जो अमाउंट है काफ़ी हाई है, और ये एनुअली मिलती थी वहाँ पे वहाँ के ट्रेडर्स को, जहाँ पे हॉर्स ट्रेड काबुल में होता था. कैमल्स कैरीड ड्राइड फ्रूट्स, dates, carpets, silk, even fresh fruits from Kabul to the subcontinent and elsewhere. Slaves were also brought here for sale. तो अगर आपको नहीं पता, पुराने टाइम पे स्लेवरी की जो थी सेल होता था. लोग क्या करते थे, लोगों को बंदी बना के स्लेव्स बनाकर बाकी जगहों पर जाकर बेचते थे, तो उसका भी सेल वगैरह वहाँ पे जो है सिल्क रूट पर लगती थी. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे.